गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एस उदय आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड लेक्चर के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से और किस प्रोसेस के थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं और किस टाइप के चार्ज उस पर हम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मेथड्स बहुत सारे हैं, पर हमारे सिलेबस में अभी इंटरमीडिएट के सिलेबस में कुछ मेथड्स, अप्रॉक्स 6 मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। बाकी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट को चार्ज किए जा सकते हैं। हायर क्लासेस में आप लोग उसका स्टडी करेंगे। तो चलिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के मेथड्स। सबसे पहला मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो आया है फोटोन बर्ड से और इलेक्ट्रिक आया है इलेक्ट्रॉन बर्ड से, और इमिशन का मतलब बाहर निकलना, यानी फोटोन को हॉल करवा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। दूसरा है मेथड थर्मियोनिक इमिशन। इस मेथड में हीट सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। ये तीसरा मेथड है बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को बाहर नॉकआउट करते हैं और करस्पॉन्डिंगली उस पर चार्ज जनरेट होता है। फोर्थ मेथड है फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन अप्लाई करके किसी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट से नॉकआउट होता है और दूसरे ऑब्जेक्ट पे फॉल डाउन होता है, यानी स्टे करता है। तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो फ्रिक्शन यानी रबिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों पे अपोजिट पोलरिटी के चार्ज जनरेट होते हैं। ये मेथड है फिफ्थ मेथड बाय इंडक्शन। इसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। और सिक्स्थ मेथड है बाय कंडक्शन। इसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है वो देखना गौर से। ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब दुनिया की हर ऑब्जेक्ट एटम से बनी हुई है, तो यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट के भीतर एक एटम को एनलार्ज करके बनाया हूँ। ये एटम का न्यूक्लियस है। इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करेंगे और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को, अभी ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब मैं अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को, सेल में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दूं, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से डोमिनेट कर जाएगी और उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट पे कैसी चार्ज आएगी? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिएगा कैसे हम नॉकआउट करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है। इस ऑब्जेक्ट, इस बॉडी से ही बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे पहले इस इलेक्ट्रॉन को इस सेल से बाहर करना होगा, ताकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चली जाए, न्यूक्लियस का इस पे इंटरेक्शन नाम मात्र का रह जाए। उसके बाद जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, थोड़ी सी ऊपर ले आएंगे सरफेस से, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो फर्दर इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे फर्दर अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। तो इस फोर्स को फर्दर ओवरकम करने के लिए और एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी दो पार्ट में एनर्जी यहाँ पे खर्च होगी। पहला पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री करना, और सेकंड पार्ट क्या है? इस मेटालिक ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस से यानी अट्रैक्शन से दूर करना। इन दोनों वर्क में जितना एनर्जी खर्च होता है, उतना एनर्जी अगर किसी हम एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड कर दें, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट से बाहर चला जाएगा और उस कंडीशन में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी।
तो अब मेथड क्या है वो देखना, जितनी एनर्जी की यहाँ ज़रूरत है उतनी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं फोटोन के थ्रू। इस इलेक्ट्रॉन पे फोटोन फॉल करवाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करती है और ज़रूरी नहीं कि ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर निकल जाए। यहाँ पे ये दूसरे एटम से या दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एनर्जी खर्च हो जाएगी और हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के बाहर ना निकले। तो अगर सरफेस पर ही इलेक्ट्रॉन है और फोटोन उस पर फॉल होती है और फोटोन के फॉल होने से डायरेक्ट वो बिना इंटीरियर कोलिजन किए हुए डायरेक्ट वो बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी जो फोटोन का है वो मिनिमम है, ठीक है। अगर फोटोन का साइज बहुत बड़ा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद भी हो सकता है फर्दर इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, तो उस कंडीशन में भी चार्जिंग होगी। तो यहाँ पे कम से कम फोटोन की एनर्जी कितनी चाहिए, उतनी ही जिसे ये इलेक्ट्रॉन ले और बिना कोलिजन किए यहाँ से जंप कर जाए बाहर की तरफ, वो होगी इस फोटोन की मिनिमम एनर्जी। तो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। यानी जो फोटोन की मिनिमम एनर्जी होगी वो कहलाएगी वर्क फंक्शन। यहाँ वर्क फंक्शन को हमने फाई से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है? फाई से। तो अब देखना, ये जो फोटोन आई है, हम जानते हैं कि अगर आने वाले वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो फोटोन की एनर्जी E = h इंटू न्यू होगी, और E = h इंटू न्यू को क्या लिखते हैं? c/λ, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc/λ। अब देखना, मिनिमम एनर्जी क्या कहलाएगी? वर्क फंक्शन। कम से कम वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिलने पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके बाहर चला जाए, वो मिनिमम एनर्जी कहलाएगा वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे E मिनिमम इज इक्वल टू फाई को हम कहेंगे क्या? वर्क फंक्शन। और देखना, वो मिनिमम एनर्जी जिसको लेके इलेक्ट्रॉन बाहर चली जाए, उस मिनिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू E मिनिमम इज इक्वल टू h इंटू न्यू, और न्यू को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फोटोन आया, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लेके इस बॉडी को यानी इस सरफेस को छोड़ के बाहर चला गया। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया, पहले न्यूट्रल था, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा। यानी फोटोन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवाना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ये पहला मेथड है। जितने भी सोलर प्लेट्स वगैरह लगे हुए होते हैं उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम होते हैं, और वहाँ पे यही घटना होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम का वर्क फंक्शन काफ़ी लो होता है। जब उस पे लाइट फॉल होती है यानी फोटोन फॉल होते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाते हैं, जंप करके बाहर चले जाते हैं, और इस तरह से वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से प्लेट से जो कनेक्टेड होता है आगे वायर, उस वायर में फ्लो करते हैं। चलिए, अब दूसरा मेथड है चार्जिंग का, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मो का मतलब हीट, ठीक है, यानी हीट के थ्रू एनर्जी देना। यहाँ पे हमने फोटोन के थ्रू एनर्जी दिया था इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब अगर इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हीट के थ्रू एनर्जी दिया जाए, हीट के थ्रू एनर्जी दिया जाए, थर्मल एनर्जी दिया जाए, तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कहलाएगा थर्मियोन, और यहाँ पे फोटोन के थ्रू निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकलेंगे, और अगर हीट देके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो वो कहलाते हैं थर्मियोन्स।
और ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेंगे हीट लेके तो ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे भी जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी है हीट के थ्रू दिया जाना, वो किसके इक्वल होगा? वर्क फंक्शन के इक्वल। और ये क्या किसके थ्रू दिया जाएगा? हीट के थ्रू। तो यहाँ पे थर्मियोनिक इमिशन करवा के भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब तीसरा मेथड है बाई अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और अगर वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दें, किसी रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें और उस रीजन में उस ऑब्जेक्ट को रख दें, तो यहाँ पे देखना ये ऑब्जेक्ट है, इसमें एटम्स होंगे, एटम्स के सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट इस तरह से रखा। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलते हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इस तरह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट E है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अगर यहाँ पे प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन पे फोर्स नीचे की तरफ लगता, लेकिन यहाँ पे है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जस्ट आए तो ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्शन अप्लाई करेगी। अगर उस अट्रैक्शन को ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ओवरकम करने में सक्षम है तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट फाइनली पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। तो ये थर्ड मेथड है। अब फोर्थ मेथड है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। देखना, ये एक ग्लास रॉड है और यहाँ पे मैंने एक सिल्क का क्लॉथ लेता हूँ, सिल्क क्लॉथ है। हम क्या करते हैं कि इस रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रबिंग करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन को भी वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी दिया जाए तो ये भी बाहर चले जाएंगे। तो रबिंग के टाइम पे, फ्रिक्शन के टाइम पे कोलिजन होगा। इसके पार्टिकल के बीच क्या होगा? कोलिजन होगा। अब कोलिजन होगा तो उस कोलिजन में इसके इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगी और इसके इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगी। इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि किससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और किससे कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो देखना, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेंगे। जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेंगे वो ऑब्जेक्ट दूसरे को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा? सप्लाई कर देगा। तो वो खुद क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। अब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के पेयर के केस में ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम होता है और सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है। यानी इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत है और इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो आसानी से किसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? ग्लास रॉड का। तो ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है सिल्क क्लॉथ पे, तो सिल्क क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो जाती है और ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ देखना, ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन लो है और सिल्क क्लॉथ का हाई है वर्क फंक्शन। तो उस कंडीशन में जब वर्क फंक्शन ग्लास का कम है और सिल्क का ज़्यादा है तो उस केस में ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगी और सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे देखना,
कुछ पेयर यहाँ पे कुछ चीज़ों का पेयर मैंने दिखाया है। अगर वूलन क्लॉथ से रबड़ या प्लास्टिक को रब करते हैं तो वूलन क्लॉथ का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किस पे, रबड़ और प्लास्टिक पे, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे और वूलन क्लॉथ क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर ड्राई हेयर को, सूखे हुए बाल को कॉम्ब से इस तरह से कॉम्बिंग करते हैं तो उस कंडीशन में ड्राई हेयर का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किस पे, कॉम्ब पे, तो यहाँ पे ड्राई हेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और कॉम्ब जो है वो निगेटिवली चार्ज। उसी तरह से फ्लैनेल या कैट स्किन को हम एबोनाइट रॉड के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं, फ्रिक्शन करवाते हैं, तो ये कैट स्किन या फ्लैनेल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी और एबोनाइट रॉड निगेटिवली चार्ज। तो ये मैंने कुछ पेयर्स दिखा दिए हैं। अब चलता हूँ चौथे मेथड पे, वाई इंडक्शन। नेक्स्ट मेथड है वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यह है फिफ्थ मेथड। सबसे पहले समझना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है क्या। तो यहाँ पे देखना, ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। मान लेता हूँ सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैसी है, कंडक्टिंग है। यहाँ पे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास रखता हूँ विदाउट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करवाया हूँ। तो देखना क्या होगा, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने लगेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा और इधर नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट की इस घटना को कहते हैं इंडक्शन। रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड इंडक्शन। अगर किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है, यानी किसी खास हिस्से में इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेट होते हैं और दूसरे हिस्से में पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होता है, तो इस घटना को कहते हैं इंडक्शन। अब इंडक्शन का यूज करके हम लोग इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज्ड बॉडी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, वो देखिएगा। ये जो चार्ज पहले से चार्ज ऑब्जेक्ट पे है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चार्जिंग का कारण बनेगा, इंडक्शन का कारण बनेगा। यानी इंडक्शन करवाने वाला जो चार्ज है Q0 वो कहलाएगा इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज दूसरे में इंडक्शन करवाने वाला, और जिस पे फाइनली चार्ज आएगा, जितना अमाउंट का चार्ज आएगा वो कहलाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज। तो अब इंडक्शन के थ्रू हम न्यूट्रल बॉडी पे इस चार्ज्ड बॉडी के लाइक चार्ज भी जनरेट कर सकते हैं और अनलाइक चार्ज भी जनरेट कर सकते हैं। यानी इस पे पॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट कर सकते हैं और इस पे फाइनली नेगेटिव चार्ज भी जनरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले हम अनलाइक चार्ज जनरेट करते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज इस पे जनरेट करते हैं। तो देखना, इंडक्शन ऑफ अनलाइक चार्ज। इंडक्शन किसका, अनलाइक चार्ज का। तो इंडक्शन का प्रोसेस है, चार्जिंग का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या है, ये हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज है Q0, ये इंड्यूसिंग चार्ज है। अब इस इंड्यूसिंग चार्ज की वजह से इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर अक्यूमुलेट होगा। ये था स्टेप फर्स्ट, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है किसमें, न्यूट्रल बॉडी में। अब सेकंड स्टेप में क्या है, यहाँ पे मैंने मान लो हमें
हमें इस पे अनलाइक चार्ज जनरेट करना है, यानी यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, जिस पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है अकुमुलेट, उस पार्ट का अर्थिंग कर दूंगा, इस साइड का अर्थिंग कर दूंगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अर्थ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ से अर्थ का इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया और इस चार्ज को, इधर वाले चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट हुआ, कुछ देर तक मूवमेंट चलता रहा। अर्थिंग के थ्रू हम यहाँ पे चार्ज सप्लाई कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे। पहले से ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थी, अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन आ गया। जब तक चार्ज सप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है, तब तक होने देते हैं। उसके बाद मैं अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अर्थिंग को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो आए हैं वो इन सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, कुछ चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिए, ठीक है, अर्थिंग को रिमूव कर दिए। अब इस पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, तो जो भी निगेटिव चार्ज है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी सब जगह माइनस 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 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जितना इलेक्ट्रॉन इस पे आया है अर्थ से, वो सारा का सारा इस पे चार्ज के फॉर्म में अकुमुलेट रहेगा, जमा रहेगा। मान लेता हूँ कि टोटल चार्ज इस पे आया कितना, Q। तो जितना चार्ज इस पे आया है उसे कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। अब इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज दोनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है वो देखना। इंड्यूस्ड चार्ज Q इज इक्वल टू माइनस Q नॉट। Q नॉट क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज, माइनस Q नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R को इस मीडियम का, यानी न्यूट्रल बॉडी वाले मीडियम का हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ क्लासेस के बाद, हम इसी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। अभी डिफरेंट मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अनुमान लगाने के लिए कुछ वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखना, एप्सिलॉन आर क्या है, न्यूट्रल बॉडी वाले मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए होता कितना है। तो देखना, एप्सिलॉन आर का वैल्यू वैक्यूम के लिए, एप्सिलॉन आर फॉर वैक्यूम इज इक्वल टू 1.0000 चलता जाएगा, यानी वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना, 1। एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए 1.003, वैक्यूम से स्लाइटली ग्रेटर। अब देखना, एप्सिलॉन आर का वैल्यू मेटल के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। कितना, इन्फिनिटी। और नॉन मेटल के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी। 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी। अब देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इंड्यूस किस केस में होगा और कम से कम चार्ज इंड्यूस किस केस में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट सबसे ज़्यादा किस केस में होगा और इलेक्ट्रॉन का कम से कम रीअरेंजमेंट किस केस में होगा। जिस केस में ज़्यादा रीअरेंजमेंट उस केस में इंडक्शन ज़्यादा, इंड्यूस्ड चार्ज ज़्यादा, और जिस केस में कम रीअरेंजमेंट उस केस में इंडक्शन कम और इंड्यूस्ड चार्ज ज़्यादा। तो यहाँ पे देखना, ये रिलेशन है Q इज इक्वल टू माइनस Q नॉट। ये तो फिक्स है, जो हमने चार्ज इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे, इनिशियली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे दिया है, तो ये फिक्स है। अगर ये वाली वैल्यू कम हो तो ये पूरा वैल्यू ज़्यादा होगा, और ये वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो ये वाला पूरा वैल्यू कम होगा, यानी ये वाली चीज़ मिनिमम होगी तो ये वाली चीज़ क्या होगी, मैक्सिमम। अब ये मिनिमम कब होगी, इसका वैल्यू अगर 0 हो जाए तो
1y अगर यहाँ इन्फिनिटी रख दें तो ये चीज़ कितनी 0, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्फिनिटी किस केस में होता है, मेटल के केस में। तो देखना मैक्सिमम इंडक्शन, मैक्सिमम इंड्यूस्ड चार्ज Q मैक्स इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू 1 माइनस 1y इन्फिनिटी। यहाँ पे जब हमने इन्फिनिटी रखा तो ये टर्म कितना 0, ये 0 तो बचा कितना माइनस Q नॉट इंटू 1 यानी माइनस Q नॉट। यानी जितना चार्ज इंड्यूसिंग बॉडी पे है उतना ही चार्ज किस पे आएगा, इंड्यूस्ड बॉडी पे। यानी इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज इक्वल होगा कब, जब न्यूट्रल बॉडी जो है, इनिशियली न्यूट्रल बॉडी जो है वो मेटल का हो। किसका हो, मेटल का। और ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और साइन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अनलाइक चार्ज है। कैसा चार्ज है, अनलाइक चार्ज। तो यहाँ पे अनलाइक चार्ज जनरेट होगा। मेटल के केस में जितना चार्ज इस पे है एग्जैक्टली उतना ही चार्ज किस पे रहेगा, इस पे रहेगा। और ये मैक्सिमम चार्ज है, इससे ज़्यादा चार्ज इंड्यूस नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन्फिनिटी से ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं। चलता हूँ आगे। अब देखना मिनिमम इंड्यूस्ड चार्ज, कम से कम इंडक्शन की घटना कहाँ पे होगी। तो देखना अगर ये टर्म मैक्सिमम हो जाए, ये टर्म अगर मैक्सिमम हो जाए तो इंडक्शन मिनिमम होगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली चीज़ छोटी से छोटी हो जाए। सबसे छोटी इन सारे में किसका है, वैक्यूम का। वैक्यूम का कितना 1, मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ एप्सिलॉन और की जगह 1, तो माइनस Q नॉट इंटू 1 माइनस 1/1, 1/1 कितना 1, 1 माइनस 1 0, यानी 0 इंटू समथिंग 0, यानी Q मिनिमम इज इक्वल टू 0। यानी इंडक्शन की घटना यहाँ होगी ही नहीं, वैक्यूम में इंडक्शन की घटना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो सुनना, वैक्यूम में मटेरियल तो है ही नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह हैं ही नहीं, तो इंडक्शन होगा किसका। ठीक है, जब इंडक्शन किसी का होना है ही नहीं तो वहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज कितना 0। क्लियर। यानी मेटल में इंडक्शन मैक्सिमम, इंड्यूस्ड चार्ज मैक्सिमम। वैक्यूम में इंडक्शन रीअरेंजमेंट मिनिमम और इंड्यूस्ड चार्ज क्या, मिनिमम। अब चलते हैं आगे। IIT ने एक सवाल किया था कि क्या इंडक्शन के थ्रू हम लाइक नेचर का चार्ज जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इतना ही पढ़ के छोड़ दिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन सच ये है कि हम लाइक चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। कैसे वो देखना आगे। यहाँ पे अनलाइक चार्ज की जगह मैं लाइक चार्ज करता हूँ। इंडक्शन ऑफ लाइक चार्ज, लाइक चार्ज कैसे जनरेट होगा वो देखना। ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े वो अनलाइक चार्ज के लिए ही वैलिड है, लाइक चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, लाइक चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे देखना अनलाइक चार्ज कैसे जनरेट करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट, इंडक्शन ऑफ अनलाइक चार्ज। देखना मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और मैं एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज ही लाना चाहता हूँ, तो क्या इंडक्शन का यूज करके ऐसा पॉसिबल है। तो देखना पॉसिबल है। ये है Q नॉट इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, ये है इंड्यूसिंग चार्ज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 ऑब्जेक्ट लाता हूँ, 2 न्यूट्रल बॉडी लाता हूँ, दोनों कंडक्टर के। ये भी न्यूट्रल है और ये भी क्या है, न्यूट्रल है। अब क्या होगा वो देखना। इसका पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस 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 इधर जमा होगा, तो आएगा किधर से, इधर से, तो यहाँ का प्लस 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 जमा होगा। ठीक है।
अब अर्थिंग वगैरह नहीं करना है, सीधा सीधा ये मान लीजिए बॉडी है ए और ये है बी, ठीक है, ये आत्मा और ये भूत। तो सिंपल सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आत्मा और भूत को अलग अलग कर देना है। आत्मा और भूत को क्या कर देना है, अलग अलग, ये ए और ये बी। जब अलग करेंगे तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज था वो इस पे रीअरेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे सब जगह फैल जाएगा, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस पे आ जाएगा, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब ये क्या था, ये इंड्यूसिंग चार्ज था, और यहाँ पे बी पे क्या आया है, इंड्यूस्ड चार्ज। ए पे भी है इंड्यूस्ड चार्ज, क्यू ए ये भी है इंड्यूस्ड, और क्यू बी ये भी है इंड्यूस्ड। इस तरीके से जब हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो एक साथ हमें इसके लाइक चार्ज भी मिलते हैं और इसके अनलाइक चार्ज भी मिलते हैं। लेकिन आईआईटी का क्वेश्चन क्या था कि क्या इंडक्शन के थ्रू हम लाइक चार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे जनरेट कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। और वो सारे जो फार्मूला इसके पहले हमने पढ़े वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ मेथड है, फिफ्थ मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब कुछ घटनाएं मैं दिखाता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू, जो कि बहुत ही लाजवाब हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखना। इंडक्शन की घटना से बहुत सारे फ़ायदा हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं, ठीक है। देखना, एक दो घटनाएं एक रेसनिक हैलिडे के बुक में है, और कुछ फेनोमेनन्स आप भी देख सकते हैं लाइफ में इस इंडक्शन से रिलेटेड। देखना, रसिया के एक पार्क में सुहाना मौसम था और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं घूमने और फ़ोटो खींच रहे होते हैं। ये है गर्लफ्रेंड यहाँ पे इस तरह से, और इसका बॉयफ्रेंड यहाँ ये खींच रहा है फ़ोटो इस तरह से कैमरा हाथ में लेके। अब फ़ोटो खींच रहा है तो इस कंडीशन में क्या करता है वो देखना। अचानक से ये देखता है, साइंस का स्टूडेंट है ये, ठीक है, और ये क्या देखता है कि अचानक से इसके गर्लफ्रेंड के बाल खड़े होने लगते हैं इस तरह से। ये और देखता है ना तो, और इसके हाथ पकड़ता है और यहाँ से सरपट भाग लेता है। अब ऐसा इसने क्यों किया? ये ठहरा फिजिक्स का स्टूडेंट, फिजिसिस्ट है। इसने क्या समझा वो देखना। मौसम सुहाना था, बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और इसने देखा कि इस जगह पे थंडर गिरने वाला है। कैसे इसने अनुमान लगाया वो देखना। थंडर जब एटमॉस्फेयर से होके गुजरता है तो फ्रिक्शन की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो थंडर पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ये थंडर हाईली पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अब ये इस लड़की के शरीर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, बाल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, बाल जो है वो कंडक्टर होता है, तो यहाँ से बाल से होते हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करने लगे। अगर पैर खाली था तो खाली पैर वो घूम रही थी तो अर्थ का भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई होने लगा। बाल हल्के होते हैं, ऊपर की तरफ क्या होने लगे, खड़े होने लगे, क्योंकि इनके इस बाल के अंदर जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगेगा थंडर। तो ये बंदा समझ जाता है कि यहाँ पे थंडर फॉल होने वाला है। ये इसकी गर्लफ्रेंड चुड़ैल में बदल जाती है देखते देखते, और इस चुड़ैल को लेके यहाँ से बचा के ये भाग लेता है। तो ये है इंडक्शन की घटना जो इसकी जान बचा दिया, ये मरने वाली थी। दूसरी घटना देखना इंडक्शन का, इसी थंडर से रिलेटेड। आप लोग शंकर जी का त्रिशूल या वगैरह बना हुआ देखते होंगे बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है।
इस त्रिशूल का का पूरा त्रिशूल मेटल का होता है और इस त्रिशूल का कनेक्शन पिलर से होता है। पिलर में जो रॉड्स होते हैं वो मेटल के होते हैं और उनका कनेक्शन कहाँ से होता है? अर्थ से। अब जब थंडर आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये कंडक्टर का बना हुआ है, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अर्थ क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होता है और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इस जगह पे क्या होता है? अक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, अब ये अट्रैक्ट करता है इसको और यहाँ से जैसे ही इसके पास से आता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करना शुरू कर देता है और इसके इफ़ेक्ट को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करता है, यानी इसका जो भी इलेक्ट्रिसिटी था यानी पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रल बनाने का प्रयास करता है और इस तरह से बिल्डिंग को क्षति से बचा लेता है। यही काम ताड़ का पेड़ करता है। ताड़ का पेड़ समझते हैं, तारों जिससे देसी दारू निकलता है। उसके इंटीरियर पार्ट जो होते हैं वो कंडक्टिंग होते हैं। ठीक है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर तक सप्लाई करने में सक्षम होते हैं। जैसे ही थंडर उसके पास से गुजरता है तो थंडर को वो अपने ऊपर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। लोग कहते हैं कि थंडर जब भी गिरता है तो ताड़ के पेड़ पे गिरता है। उसका साइंटिफिक रीज़न है क्योंकि अर्थ का इलेक्ट्रॉन ऊपर पत्तों तक पहुंच जाता है और पत्ते जो होते हैं वो अट्रैक्ट करने लगते हैं थंडर को, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगते हैं उसके इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से ताड़ के पेड़ पे ही गिरता है थंडर। ठीक है, बिल्ली जब ऊपर से नीचे की तरफ कूदती है तो उसके बाल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और अर्थ क्या है? अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन का भंडार है। तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है जिसकी वजह से बिल्ली के बाल क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हैं जो इंडक्शन से एनालाइज होता है। अब हम लोग चलते हैं कंडक्शन की तरफ और कंडक्शन लास्ट है और सबसे आसान है मेथड ऑफ चार्जिंग में से। तो देखना, सिक्स्थ मेथड कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, दोनों के दोनों कंडक्टर होते हैं, एक नहीं, नाम ही है कंडक्शन। और एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और दूसरी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब दोनों को कांटेक्ट करवाते हैं, कांटेक्ट करवाएं या वायर से कनेक्ट कर दें। ठीक है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, बात सेम ही है। कांटेक्ट करवाएं या कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन को इसका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन तो फ्लो करेगा नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आता जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज घटेगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका एक पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। और फाइनल चार्ज जो होंगे दोनों पे वो लाइक नेचर के होंगे। यहाँ पे अनलाइक नेचर के चार्ज होने का कोई सवाल नहीं होता है। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहली चीज़ क्या है? ये जितना चार्ज गेन करेगा उतना ही चार्ज ये क्या करेगा? लूज करेगा। यानी चार्ज लॉस्ट जो होगा वो इक्वल होगा चार्ज गेन्ड के। चार्ज लॉस्ट इक्वल होगा चार्ज गेन्ड के। अगला पॉइंट क्या है कि दोनों पे फाइनल चार्ज जो होंगे वो लाइक नेचर के होंगे। फाइनल चार्ज ऑन बोथ बॉडी आर लाइक। ठीक है, आगे देखना, पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर गया और निगेटिव चार्ज इधर से इधर आया।
तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कौन फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज निगेटिव लो से हाई की तरफ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंड वाइस वर्सा, यानी निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। आगे देखना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं दोनों में, तो यानी फ्लो तब तक ही होगा जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। यानी नो पोटेंशियल डिफरेंस नो कंडक्शन। यानी कंडक्शन की घटना तभी तक होगी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। ठीक है, तो ये कंडक्शन था और ये आखिरी था मेथड ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एब्सोल्यूट चार्ज और रिलेटिव चार्ज के साथ। आज का वीडियो यहीं। थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यही हमारी पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो वीडियो का सप्लाई कंटिन्यूअसली नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंजीनियर एस उदय is my channel name. Thank you.